हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मॉन्क एजुकेशन। मेरा नाम क्षितिज है और मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ आईटी बॉम्बे से। तो आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले जेईई मेंस और एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने रोटेशन का एक क्वेश्चन लिया है जो एक थोड़ा मैकेनिक्स का थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ रोटेशन के ऐसे कॉन्सेप्ट बताने का जो जनरली जिसमें लोगों को डाउट होता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है: अ थिन spherical solid ball of mass small m and radius capital R rolls down a parabolic path PQR from a height capital H without slipping. Part PQ is sufficiently rough while part QR is smooth. If the height reached by the shell on the part QR be small h, then the ratio small h by capital H is given by. Assume कैपिटल आर इज मच स्मॉलर देन स्मॉल एच। और अपना डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग एक पैराबोलिक पाथ पी क्यू आर पर एक सॉलिड बॉल को, स्फेरिकल सॉलिड बॉल को रोल करवाएंगे पॉइंट पी से। और पी क्यू सफिशिएंटली रफ है, मतलब इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और क्यू आर स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो हम लोग को निकालने के, अगर हम लोग पी पॉइंट जो एच हाइट पर है वहाँ से ये करें रिलीज बॉल को जो कैपिटल एच हाइट पर है, और वो ये क्यू आर साइड में स्मॉल एच हाइट पर जाएगा, और स्मॉल एच बटा कैपिटल एच का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे। पर इसके पहले प्रोसीड करें उसके पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसे फ्रिक्शन लगता है, क्या होता है, फ्रिक्शन स्टैटिक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए एक बार हम लोग डायग्राम को फिर से एक अच्छे से बना लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम कुछ ऐसा: एक पैराबोलिक पाथ पी क्यू आर जिसमें पी क्यू पार्ट उसका सफिशिएंटली रफ है, इसलिए मैंने थोड़ा डार्क बनाया है, और क्यू आर पाथ स्मूथ है तो उसको थोड़ा लाइट बनाया है। पॉइंट पी जो कैपिटल एच हाइट पर है उससे हम लोग एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल रिलीज कर रहे हैं जो क्यू आर साइड पर कोई पॉइंट एस पे जाएगा जिसका हाइट है स्मॉल एच, वहां पे जाके रुक जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का रेशियो। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट एनालाइज करते हैं। देखते हैं पॉइंट पी पर सॉलिड स्फेरिकल बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो पहले हम लोग पी के आसपास का पैराबोला का थोड़ा कर्व बना लेते हैं, ऐसा कुछ जो होगा। और पॉइंट पी पर हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं पैराबोलिक पाथ पर, और वो टेंजेंट के अलोंग मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, और उस इंस्टेंट पे जब पी पॉइंट पर सॉलिड स्फेरिकल बॉल रहेगा वो टेंजेंट के अलोंग ही जाने का कोशिश करेगा। हम लोग देख सकते हैं कैसे होगा ये। तो उसके लिए हम लोग पहले सारा फोर्सेस लिखते हैं जो इस पे ये हो एक्ट करेगा। तो सबसे पहला तो हम लोग देख लेंगे सिंपल फोर्स है ग्रेविटी, जो mg डाउनवर्ड के तरफ एक्ट करेगा। और ये क्या कहते हैं, एक नॉर्मल एक्ट करेगा जो सेंटर से पास करेगा, और टेंजेंट के नॉर्मल भी होगा वो। तो पॉइंट पी से ये कहते हैं सेंटर से पास करने वाला एक नॉर्मल पास करेगा, और पी क्यू सफिशिएंटली रफ है तो एक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। ये भी देखते हैं क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि mg ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसका वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा जो ये बॉल को नीचे के तरफ खींचने का कोशिश करेगा, और एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल के अपोजिट, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल आपका mg कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा उस केस में। और mg का ये mg साइन थीटा ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल को नीचे खींचने की कोशिश करे, तो पॉइंट पी पे जो कांटेक्ट पे होगा स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल का जो पॉइंट, उसका टेंडेंसी होगा इस फोर्स के कारण नीचे जाने का। तो फ्रिक्शन जस्ट उसको अपोज करता है। हमेशा एक चीज़ पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर फ्रिक्शन ऊपर में लगेगा, ऊपर इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ताकि इस पॉइंट का मतलब मोशन, ये रिलेटिव मोशन को रोक सके। और ये फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक लगेगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो स्लिपिंग नहीं होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और उसमें एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देने का है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नेट लॉस ऑफ एनर्जी उस केस में नहीं होता है। पर जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब उस केस में हम लोग का एनर्जी लॉस होगा, और
एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस टाइम वैलिड नहीं होगा जब काइनेटिक लगेगा, पर जबकि स्टैटिक लग रहा है क्योंकि सफिशिएंटली रफ दिया हुआ है और सिंपली ये कहते हैं मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ये कंडीशन भी गिवन है, तो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी तो अभी बाद में कंजर्व करेंगे, अभी इस पॉइंट पे एनालाइज करते हैं फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। तो नॉर्मल हो गया mg cos थीटा के इक्वल, एक mg sin थीटा, ये क्या कहते हैं इंक्लाइन प्लेन जो हम लोग माने हैं जो टेंजेंट के अलॉन्ग है पीक पे, वो उसके अलॉन्ग ये हो रहा है mg sin थीटा, और फ्रिक्शन जस्ट mg sin थीटा जो लग रहा है इस पॉइंट पर, ये सेंटर पे लगेगा ना mg sin थीटा, पर हम लोग ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है p, वहाँ पर एक फ्रिक्शन मानेंगे जो mg sin थीटा को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपना इसका एक एक्सेलरेशन हो जाएगा स्मॉल ए, और एक ये रेडियल ये हो जाएगा, एक ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा और ए के बीच का रिलेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गया आपको रोलिंग का, या जो मतलब नो नॉट स्लिपिंग का कंडीशन। वैसे एक ओमेगा भी आ जाएगा और एक वी भी आ जाएगा, ओमेगा और वी का भी यही रिलेशन होगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये अपना हो गया पॉइंट पी पे। अब यहाँ पे ये रोल होते हुए नीचे करेगा जाएगा, तो देखते हैं कि ये यहाँ से जब ये क्यू पर आता है तो क्यू पर इसका क्या होता है सिचुएशन। जब अपना सॉलिड स्फेरिकल बॉल पॉइंट पी से रोल होते हुए मतलब यहाँ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर आ जाएगा, उस इंस्टेंट का देखते हैं कि क्या होगा सिचुएशन। तो जब एक बार पॉइंट क्यू पर आ जाएगा तो उसका से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा स्मॉल ए डैश, जो ऑब्वियसली यहाँ के पॉइंट पी पे जो स्मॉल है उससे ज़्यादा होगा। सिमिलरली एक वी डैश आ जाएगा जो पॉइंट पी के वी से ज़्यादा होगा। एक अल्फ़ा डैश भी आ जाएगा, मतलब एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, एक जो यहाँ के अल्फ़ा से मतलब मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। ओमेगा डैश भी आ जाएगा जो यहाँ के ओमेगा से ज़्यादा होगा। तो पॉइंट पी से क्यू तक आने में ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और उसका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और ये पॉइंट पी क्यू के बीच का जो रीजन है वो सफिशिएंटली रफ है और यहाँ पे रोलिंग हो रहा है। पर जब एक बार पॉइंट क्यू से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे एक वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव करेगा, मतलब पैराबोलिक पाथ पर। जैसे आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन उस पर अचानक से लगना बंद हो जाएगा। फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा तो कोई इसके पास ऐसा फोर्स नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन जो पॉइंट पी पे लग रहा है तो वो एक टॉर्क का काम कर रहा है, एक टॉर्क रिड्यूस कर रहा है, उसी कारण से अल्फा और ओमेगा आ रहा है अपने सिचुएशन में। पर जैसे ही फ्रिक्शन अचानक से जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो जो पॉइंट क्यू पर एक अल्फा डैश और ओमेगा डैश है, वो अल्फा डैश तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टॉर्क लग नहीं रहा है, पर ओमेगा डैश जो है वो रहेगा उस केस में। तो जैसे ही क्यू से आगे बढ़ेगा अल्फा डैश आपको जीरो हो जाएगा एकदम, मतलब जो भी एक अल्फा डैश है डायरेक्ट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा। पर ओमेगा डैश परसिस्ट करेगा क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है, मतलब टॉर्क जीरो है और अभी कोई अब मतलब कोई दूसरा टॉर्क नहीं जो ओमेगा डैश को रिड्यूस कर सके, तो वो आगे बढ़ेगा। यहाँ से पॉइंट पे आ गया, अब आगे बढ़ेगा। तो अब देखते हैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं टी, जो ऑब्वियसली हम लोग मानते हैं कि एस से पहले होगा टी और क्यू आर रीजन में होगा पैराबोला के। तो देखते हैं पॉइंट टी पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। तो टी पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सिमिलरली सबसे पहले सेंटर से एम जी पास करवा देंगे, टी के से टेंजेंट भी खींचेंगे जो उस टाइम उस इंस्टेंट पे एक इंक्लाइन का काम करेगा, जिसके अलॉन्ग मानेंगे हम लोग एज्यूम करेंगे अपना सॉलिड स्फेरिकल बॉल मूव कर रहा है ऊपर डायरेक्शन में, क्योंकि इसका वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी इसका मतलब ऊपर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मतलब वी डबल डैश मान लेते हैं और एक्सेलरेशन इसका इस इंस्टेंट पे ए डबल डैश मान लेते हैं। और ये एंगल है फाई, समझ रहे हैं, फाई एंगल है ये इंक्लाइन प्लेन का। और अपना एम जी वे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट टी से नॉर्मल होगा क्योंकि ऑब्वियसली सरफेस है तो टच हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल पुश करेगा ही ऊपर के डायरेक्शन में। और ये एंगल फाई मान लिए तो ये हो जाएगा, ये एंगल भी फाई हो जाएगा और ये पाई बाई 2 माइनस फाई। तो एम जी साइन फाई एक नीचे के लॉन्ग, इस बार अब देखिए पी पे था, इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहा था, टी पर भी ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स mg का फोर्स खींचने का कोशिश करेगा, पर अभी भी टी पर ये बॉल ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इसका एक वेलोसिटी है v डैश जो ऊपर
ऊपर के डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल तो होगा ही जो इसको हम लोग एन डैश मान लिए, और एक एम जी साइन फाई होगा एम जी का कॉम्पोनेंट, तो एन डैश हम लोग सिंपली इक्वेट कर देंगे एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू एन डैश, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपको मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होगा। और चूंकि क्यू आर स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे ये जो अल्फा डबल डैश आप लोग मान लेंगे वो जीरो होगा, और क्यू आर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब क्यू से जस्ट आगे बढ़ेगा ना फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा उस पर, तो टॉर्क नहीं लगेगा तो उसका जो ओमेगा डैश यहाँ पे वो ओमेगा डैश परसिस्ट करेगा, और ये अल्फा डैश जैसे ही क्यू से आगे बढ़ेगा वो अल्फा डबल डैश आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अपना बॉल ऐसे रोल करते हो, और जब देखिएगा एक और चीज मैं बता दूं आपको, क्यू आर रीजन में जैसे ही बॉल एंटर करेगा उसका स्लिपिंग का कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं लिख सकते वी डबल डैश इज नॉट इक्वल टू ओमेगा, ये आर ओमेगा डैश, आर ओमेगा के इक्वल नहीं, कैपिटल आर ओमेगा डैश के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्किड करते हुए बॉल आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। रोलिंग आपको बस पी क्यू रीजन में हो रहा था जहां सफिशिएंटली रफ सरफेस है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, जैसे ही क्यू से आगे जस्ट बढ़ा क्यू तक भी रोलिंग हो रहा था, क्यू से जस्ट आगे पॉइंट से बढ़ा तो रोलिंग का कंडीशन हट गया। पर यहाँ क्योंकि इस रीजन में फ्रिक्शन है नहीं जो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो उसका अल्फा मतलब डबल डैश उस केस में जीरो हो गया, ओमेगा डैश रहेगा, जो ओमेगा डैश क्यू पर था वही ओमेगा डैश क्यू से एस तक बॉल जब चढ़ेगा पैराबोलिक पाथ पर तो रहेगा। तो टी का इस फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ओमेगा डैश रहेगा, ऊपर जाते रहेगा बॉल पर, इसका ये जो वेलोसिटी है वी डबल डैश वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे कम होगा, और एक्सेलरेशन एक नीचे के डायरेक्शन में होगा, सॉरी मैंने ऊपर के डायरेक्शन में दिखा दिया, एक्सेलरेशन इसका नीचे के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन क्यों, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बॉल डिसेलरेट करेगा, ये वेलोसिटी हर टाइम के साथ घटते रहेगा, और आप देख रहे हैं कि ये थीटा जैसे जैसे ये 0 डिग्री है इसका टेंजेंट का एंगल, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बॉल ये ए डैश डबल डैश आपका बढ़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का ये थीटा बढ़ रहा है, जीरो से कुछ एक ये ले रहा है, और साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है जीरो से पाई बाई टू में, तो ये जीरो से एक पॉइंट आएगा आर में, ऑब्वियसली पाई बाई टू की तरफ टेंड करेगा, तो इस केस में ये ए डबल डैश का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बढ़ेगा, ये भी पॉइंट ध्यान में रखने का बात है। तो अब देखते हैं कि जब बॉडी अपना एस पे जाएगा, जब उसका वेलोसिटी एस पे हम लोग अज्यूम कर लिए कि एस के ऊपर अब जाएगा नहीं, तो एस पे जब जाएगा तब उसका क्या सिचुएशन होता है, आइए देखते हैं पॉइंट एस पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। और पॉइंट एस हम लोग मान चुके हैं कि वो स्मॉल एच हाइट पर होगा, अपना सॉलिड स्फेरिकल बॉल एस के ऊपर जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी उस केस में जीरो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों होगा देखते हैं कैसे होगा, वेलोसिटी जीरो होगा पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। क्यों एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा वो अभी देखते हैं। तो जैसे हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम में टेंजेंट बनाते थे वो उस पॉइंट पर, वैसे हम लोग एस पर भी एक टेंजेंट बनाएंगे, उसका इंक्लिनेशन डेल्टा मान लेंगे, और एम जी फोर्स सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, एम जी को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, एम जी साइन डेल्टा इंक्लाइन के अलॉन्ग नीचे डायरेक्शन में, और एक एम जी कॉस डेल्टा ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इंक्लाइन के तरफ लग रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा और इंक्लाइन के तरफ अंदर की तरफ लगेगा। ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो हम लोग मानेंगे ये कांटेक्ट सरफेस है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, और इस डायरेक्शन में अभी तो इसका किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है इस इंस्टेंट पे, तो मतलब एक तो इस डायरेक्शन में हो नहीं रहा, तो फोर्स बैलेंस कर देना है हम लोग को, एन डबल डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी इंस्टेंस पे जीरो हो रहा है, और हम लोग टी के फ्री बॉडी डायग्राम में देखे थे अपना जो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, जैसे ही क्यू से टी के तरफ बढ़ेगा और टी से भी एस के तरफ बढ़ेगा वेलोसिटी उसका घटेगा। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी एस पे हम लोग अज्यूम कर लें कि जीरो हो गया है, एस वो पॉइंट है, जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा उसके ऊपर जाएगा ही नहीं अपना ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो एस पर वेलोसिटी उसका जीरो अज्यूम कर ले हम लोग, पर एस पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए
mg का एक कंपोनेंट है जो mg साइन डेल्टा है जो नीचे की तरफ है, तो इसके और वो उसको बैलेंस करने के लिए कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं एब्सेंट है, ये स्मूथ सरफेस है। तो बॉल स्किड करते हुए एस तक पहुंच गया अपने को। पर देखिए फ्रिक्शन नहीं तो आपका ओमेगा जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, मतलब जो ओमेगा डैश क्यू पर था वो पूरा क्यू एस तक जाते जाते वो रहेगा ही। आपका सॉलिड स्फेरिकल बॉल के साथ वो हटेगा नहीं, उसको रिमूव हो नहीं सकता, कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं, नहीं वो ओमेगा डैश के अपोजिट डायरेक्शन में कि उसको ये कर सके, तो वो रहेगा। तो अपना जब ऑब्जेक्ट पॉइंट एस पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी सिर्फ ज़ीरो होगा। तो और उस केस में ओमेगा डैश नॉन ज़ीरो होगा, जो क्यू पर था वही ओमेगा होगा आपका एस पर भी। अल्फा जो भी है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एक mg साइन डेल्टा का है कंपोनेंट जो नीचे के तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं एस पे ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट के लिए रुका हुआ है, पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि सारा फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। एक एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कुछ इंस्टेंट के लिए ज़ीरो है, मतलब एक बहुत से छोटे से एकदम बहुत dt टाइम जो आप लेते नहीं है डी वी बाई डी टी या डी एस बाई डी टी में उतना इंस्टेंट आप मान सकते हो, उस इंस्टेंट के लिए जस्ट वेलोसिटी उसका ज़ीरो है। और ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बस रुका हुआ है, बॉल जस्ट रुका हुआ है, फिर नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, नीचे खींच रहा है, नीचे की तरफ फिर बढ़ने लगेगा। तो ये आपका जो पूरा ये मोशन हुआ बॉल का एक ऑसिलेटरी मोशन होगा, यहाँ से नीचे बढ़ेगा स्किड करते हुए, फिर क्यू से जब पी पर ऊपर जाएगा तब फिर रोलिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा और पी तक पहुंच जाएगा। एनर्जी इस केस में कंजर्व होगा, तो ऑसिलेटरी मोशन के जैसा होगा। एसएचएम इसको नहीं बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि एसएचएम होने के लिए अपना डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए। पर क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि आपका कैपिटल एच आपका ये स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल के रेडियस से बहुत बड़ा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन में आया, एसएचएम में नहीं आया। एसएचएम का कंडीशन ही ये होता है कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो और आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। तो अभी देखते हैं पॉइंट एस पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो है, ओमेगा डैश ज़ीरो नहीं, अल्फा ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है। तो एस पे रुका और एस के आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी ज़ीरो हो गया पर ओमेगा डैश ज़ीरो नहीं है, तो बॉल मतलब रोल करते हुए एक ही जगह पे लगेगा, एक ही जगह पे उस इंस्टेंट पे जब एस पे होगा तो बॉल ऐसे रोल करके उसी जगह पे होगा, फिर वापस नीचे रोल करते हुए वैसे ही आ जाएगा क्यू तक, और फिर क्यू से पी के तरफ बढ़ेगा। पर क्यू से जब पी की तरफ बढ़ेगा फिर उसका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू रीजन में तो फ्रिक्शन है, तो ऐसा बॉल का कुछ मोशन होगा। तो आप देख सकते हैं पी से क्यू तक रोल होते हुए आया, क्यू से एस तक स्किड होते हुए गया। और एक और चीज़ देखने का है, हम जनरली हम लोग जब वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो अगर एच हाइट से रिलीज किए तो हम लोग ये मानते कि एनर्जी कंजर्व है, तो दूसरा भी कैपिटल एच हाइट तक होगा। ये गलत है, इस केस में कैपिटल एच हाइट तक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे तो जब हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो ना ही इसके पास कोई वेलोसिटी है ना ही कोई ओमेगा, मतलब दोनों उस केस में ज़ीरो। तो यहाँ जो हम लोग वेलोसिटी लिख लेते हैं जब पॉइंट पी पे होगा वो ज़ीरो होगा, ओमेगा ज़ीरो होगा, क्योंकि जस्ट उसी इंस्टेंट पे पी पे जब रिलीज किए बॉल को तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा, आपका ओमेगा भी ज़ीरो होगा, पर उस एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, अल्फा डैश भी मतलब अल्फा भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए इस इंस्टेंट पे जैसे रिलीज किए एक फोर्स तो लग रहा है पॉइंट पी पर, और फ्रिक्शन के कारण भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, पर वेलोसिटी और ओमेगा उस केस में ज़ीरो होगा। तो हम लोग पी से रिलीज किए, एस तक पहुंचा, एस पर देखिए इसके पास जब ये एस पर पहुंचा तो इसके पास ओमेगा डैश है, जो क्यू पर ओमेगा डैश उसके पास होगा वही एस पर होगा। तो इसके पास तो देखिए पूरा इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में तो गया नहीं, ये ओमेगा के कारण भी तो इसका ऐसे काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कन्वर्ट हो नहीं पाए पोटेंशियल एनर्जी में, तो ऑब्वियस है कि वो कैपिटल एच हाइट पर नहीं जाएगा, कोई उससे कम हाइट पर जाएगा। तो अपना क्वेश्चन यही है कि हम लोग को ये कम हाइट का ये कैपिटल एच के हाइट से रिलेशन निकालना है कि क्या रेशियो होगा इन दोनों के बीच का, हम लोग को ये बेसिकली निकालना है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग ये निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद कि क्या कैसे हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि
अपना स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, मतलब कोर सॉल्यूशन कैसे होगा। वो तो कॉन्सेप्ट पार्ट था जो मैंने पहले बताया, उसका आपको मतलब स्टेप लिखना हो या ये लिखना हो उसमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि अपना ऐसा एकदम प्योर सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे निकालना चाहिए एग्ज़ाम में या कोई भी चीज़ में। और आप लोग फिर आगे चल के मैं बताऊँगा क्या क्या स्टेप्स इसमें भी इम्पोर्टेंट है और किसे आप स्किप कर सकते हैं और किसे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले अपना कंडीशन जो गिवन है, नो स्लिपिंग मींस प्योर रोलिंग, मतलब अपना स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि प्योर रोलिंग होगा। तो उसका है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब पी क्यू रीजन में अपना v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा क्योंकि वहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है। और अपना सॉलिड स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। मतलब आपको या तो मतलब रटा होना चाहिए या आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में बता दूंगा। ऐसा जब आपको ये वैल्यू याद हो तो सबसे अच्छा है कॉम्पिटिशन्स में, ये सब याद होना चाहिए थोड़ा बहुत चीज़, और हो भी जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से हो जाता है याद। वरना एनसीईआरटी में भी टेबल एक गिवन है जिसमें सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, जैसे ये आपका कोन हो गया, सॉलिड कोन, ये सबका आपको बकायदा ये दिया हुआ है, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा देख के रखिए, रटने का कोशिश करिए या प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा जितना उससे याद हो ही जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फेरिकल बॉल का हो गया 2/5 mr²। अब सिंपली पी क्यू रीजन में हम लोग एक पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। पी पे क्या एनर्जी होगा वो सिमिलरली क्यू पे होगा, भले पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब पी और क्यू के बीच में एनर्जी कंजर्व हम लोग करना है। तो पी पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ये वाला ग्राउंड मान लेते हैं या रेफरेंस मान लेते हैं। इसके जितना ऊपर होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से करेंगे, मतलब इसको हम लोग ज़ीरो पोटेंशियल एच, मतलब ये वाला आपको एच डैश मान लीजिए, ज़ीरो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हम लोग एज्यूम कर लेते। तो इसके रेफरेंस में हम लोग सबका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे पी पे जैसे रिलीज किए कुछ वेलोसिटी नहीं है, कोई ओमेगा नहीं है, बस उसका पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के कारण, वो हो जाएगा mgh। वो इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पर क्यू पे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए हम लोग कहेंगे हाफ mv², जो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस सेंटर ऑफ एनर्जी के अबाउट जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा²। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड स्फेरिकल बॉल हो गया या हॉलो स्फेरिकल शेल हो गया, कुछ भी होगा, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का COM का काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा COM के अबाउट काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा²। आपका आई है 2mr²/5, तो mv²/2 प्लस mr² ओमेगा²/5। और हम लोग v को लिख सकते हैं r ओमेगा, और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये ओवरऑल हो गया 7mr² ओमेगा²/10। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब एक और बार एनर्जी कंजर्व कर देंगे q और स्मॉल h के बीच में, क्या सॉरी p और स्मॉल h के बीच में, यहाँ भी हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं क्योंकि मतलब एनर्जी तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग मतलब इक्वेट कर सकते हैं। p और स्मॉल h के बीच में इक्वेट करते हैं तो p पे वैसे ही हो जाएगा mgh, दिस इज इक्वल टू, अब s पे जब जाएगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्मॉल h के कारण, वो हो जाएगा mg स्मॉल h। s पर सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़ीरो है, पर सेंटर ऑफ एनर्जी के अबाउट जो एनर्जी होगा ओमेगा के कारण, ओमेगा डैश आप बोल दीजिए के कारण, या अभी ओमेगा के कारण ही बोल दीजिए, वो तो होगा। तो सेंटर ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास का एनर्जी ज़ीरो हो गया, पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मतलब जो हो रहा होगा रोल, मतलब रोटेट हो रहा होगा सारा पॉइंट, उसके कारण एक एनर्जी होगा वो तो रहेगा। तो वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा²। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं mg स्मॉल h के टर्म को LHS में लेके चले गए और अपना ये हो गया mg
इस कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 5, इसको 2 मान लिए। अब देखिए हम लोग रेशियो बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पर सबसे सिंपल चीज़ ये होगा, आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपको, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपको 2/7, 1 नहीं 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 2/7 के इक्वल। तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H हो जाएगा। आप देखिएगा एक बार खुद से करके, तो यही आएगा इज इक्वल टू 2/7, क्योंकि 7/10 m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लोग इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रेशियो। आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा। तो फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ये मतलब एक h इसके नीचे भी दे देंगे, किसके नीचे भी, फ्रैक्शन का सिंपल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H इज इक्वल टू 2/5। तो जस्ट इसको फर्दर एक स्टेप प्रोसीड करते हुए आ जाएगा स्मॉल h बाई कैपिटल H इज इक्वल टू 5/7 के इक्वल। तो ये हो गया अपना ये रेशियो जो रिक्वायर्ड था। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं जेई मेंस में, डायरेक्टली डाल दिए जाएंगे और आपको ये सब चीज़, मतलब इतना अगर आप सोच लिए ये सब प्रैक्टिस करके, तो ये 2 स्टेप का अगर आप इस डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखिए, ये वाला स्टेप लिखिए, एक दूसरे से डिवाइड करिए और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको लिखना चाहिए, आना चाहिए, और ये स्टेप लिखना आना चाहिए। और अगर उतना कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है तो आपका क्वेश्चन एकदम 2 मिनट 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 सेकंड्स के अंदर बन जाएगा सब कुछ, और सब्स्टिट्यूट करके। और ऐसे मीन्स में क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और रोटेशन तो ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन या तो इस टाइप का मतलब मैकेनिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का आ गया, वरना कोई सिस्टम दे दिया जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे निकालना उसका भी मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको एक और बार आप समझ नहीं आया हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देखिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू।